नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्टेबल जजमेंट आई है जो कि 10 जुलाई 2024 की है और इसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंदर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पावर्स इन्वोक की थी और हस्बैंड जो कि एक डॉक्टर थे उनको रिलीफ दे दी और डिग्री ऑफ डिवोर्स था वो अवार्ड कर दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है उसका उन्होंने इन्वोक किया और जो हस्बैंड डॉक्टर है उनको रिलीफ दे दी और साथ में कोई एलिमोनी जो थी वो जो वाइफ थी उनकी वो भी एक डॉक्टर हैं उनको कोई एलिमोनी भी ग्रांट नहीं की क्योंकि यहाँ पर पाया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि दोनों वेल सेटल्ड हैं, दोनों वेल क्वालिफाइड हैं, वेल सेटल्ड हैं, तो इसमें कोई एलिमोनी नहीं ग्रांट की गई। तो हस्बैंड, क्योंकि यहाँ पर ये केस ये था कि मैरिज जो थी वो 22 साल से दोनों हस्बैंड वाइफ जो है 22 साल की जो मैरिज हुई थी उसमें से हार्डली 43 डेज साथ रहे थे और यहाँ पर वाइफ ने जो क्रिमिनल केसेस भी इंस्टीट्यूट किए थे मींस अपीलेंट हस्बैंड पे और उनके फैमिली मेंबर्स पे और चूंकि बाद में उनको एक्विटल हो गया था, बरी हो गए थे और नीचे की जो फैमिली कोर्ट में हस्बैंड को पहले डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया था लेकिन हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। अब हस्बैंड ने आगे हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपनी पावर्स आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इन्वोक करके हस्बैंड को रिलीफ ग्रांट कर दी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनके पास पावर्स हैं, चाहे अगर एक पार्टी अपोज भी करे कि वो डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं तब भी एक कॉन्टेस्टिंग पार्टी अपोज करने के बाद भी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पावर का इन्वोक कर सकती है फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस के आधार पे। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और हस्बैंड को किस प्रकार रिलीफ मिली और फैक्ट्स क्या थे वो सारा समझने की कोशिश करते हैं। अपीलेंट्स और हस्बैंड दोनों डॉक्टर्स हैं और यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो ऑर्डर था, मींस जजमेंट ऑर्डर था, जो फर्स्ट अपील निकाली थी 2019 में जो ऑर्डर आया था उसको चैलेंज किया था और जो हाई कोर्ट ने अपील थी, वाइफ की अपील थी जो कि अलाउ कर दी थी और डिग्री ऑफ डिवोर्स था वो ग्रांट कर दिया था। मींस जो डिग्री ऑफ डिवोर्स था जो ग्रांट किया गया था उसको सेट असाइड कर दिया था। मींस वाइफ ने अपील डाली थी फैमिली नीचे की कोर्ट में और नीचे की कोर्ट में जो हस्बैंड को रिलीफ मिला था वो हाई कोर्ट ने जो है वो सेट असाइड कर दिया था। तो अब हाई कोर्ट के ऑर्डर को एग्रीवेट होके यहाँ पर हस्बैंड ने यहाँ पर अपील थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। तो हस्बैंड ने जो पिटीशन थी वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो थी वो सेक्शन 13 के अंदर डाली थी, जो नीचे की कोर्ट है फैमिली कोर्ट में उसमें डाली थी और सेक्शन 13 ऑफ दी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूअल्टी। अब यहाँ पर कोर्ट का नहीं मेंशन किया, अब फैमिली कोर्ट थी, क्या था, मैट्रिमोनियल केस लिखा हुआ है तो हाँ फैमिली कोर्ट मेंशन किया गया। तो यहाँ पर हस्बैंड को सेक्शन 13 के अंदर वो लगाई थी और फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या थे इस केस के, फैमिली कोर्ट जो थी उसमें उन्होंने हस्बैंड ने सेक्शन 13 के अंदर लगाई थी और फैमिली कोर्ट ने जो है वो डिग्री ऑफ डिवोर्स था वो ग्रांट कर दिया था। फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या थे कि दोनों हस्बैंड और अपीलेंट मीन्स जो हस्बैंड और वाइफ की जो शादी है वो जो रिस्पोंडेंट वाइफ है उनकी जो मैरिज है वो 2002 में हुई थी सो एंड सो डेट में हिंदू राइट्स और कस्टम्स के आधार पे और अपने जो मैरिटल होम है वो यूपी का एक जगह है वहाँ पे आई थी और उन्होंने अपनी अपीलेंट ने अपनी प्लेंट में जो केस फाइल किया था उसमें ये सबमिट किया था कि जो मैरिज थी उसके बाद जो रिस्पोंडेंट है वो उन्होंने मैरिटल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने से मना कर दिया था और मिसबिहेव किया था मदर से। तो मैरिज जो थी वो रिलेशनशिप्स थे वो स्ट्रेंड हो गए थे और मिसबिहेव किया था उनकी मदर से और होम में जो पैटर्नल होम है वो छोड़ के चले गए थे और हस्बैंड ने बुलाने की कोशिश की थी कि वापस आके मैरिटल होम में आए
लेकिन दोनों अपीलेंट और रिस्पोंडेंट हैं वो जम्मू कश्मीर में एक जगह है वहाँ पे चले गए थे। तो और वहाँ पे अपीलेंट जो है वहाँ एक आई सर्जन के पोस्ट पे काम कर रहे थे और अपीलेंट ने क्लेम किया कि रिस्पोंडेंट जो है वो मीन्स उनके प्रति जो व्यवहार ठीक नहीं है और वो उसके बाद सो डेट 2002 को वो वापस आ गए थे। और जब 13 दिन जो हुआ था फंक्शन का और फैमिली मेम्बर्स जो थी, तेरी सेरेमनी हुई थी और उसमें ये शाम के वक्त ही रिस्पोंडेंट ने घर छोड़ दिया था मैरिटल होम का और उसके बाद तभी से वो पेटर्नल होम में रह रही हैं, मीन्स अपने माता पिता के साथ रह रही हैं। और यहाँ पर बताया कि वो हार्डली 23 दिन तक वो साथ रही थी और उसके जब पेटर्नल होम जाने से पहले वो हार्डली 23 दिन तक रही थी और मीन्स एक महीना भी पूरा ठीक से नहीं रही थी, मतलब एक महीना भी नहीं रही थी, हार्डली 23 दिन रही थी। और फिर बाद में था कि कई अटेम्प्ट्स उसने किए अपीलेंट ने कि वो रिस्पोंडेंट घर आए, लेकिन वो रिस्पोंडेंट ने घर आने से मना कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने सूट फाइल किया सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, रेस्टिट्यूशन का जो केस था वो फाइल किया। और यहाँ पर अब रिस्पोंडेंट ने अपना एक एप्लीकेशन लगा दी सेक्शन 24 की मेंटेनेंस की, उसी एप्लीकेशन सूट नंबर 1 के अंदर। और दोनों के एप्लीकेशन केसेस लिस्ट हुए फैमिली कोर्ट में, लेकिन वहाँ पर हस्बैंड ने ये कहा कि रिस्पोंडेंट और उनके फादर ने मिसबिहेव किया अपीलेंट को जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी उस दिन। और फिर कोई अटेम्प्ट्स नहीं हुए कॉन्सलेशन के, सक्सेसफुल नहीं हुए। और 2003 को सो डेट को अपीलेंट ने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थी सेक्शन 13 की हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्रूल्टी के आधार पे डिवोर्स की केस लगा दिया। और अपीलेंट हस्बैंड ने क्लेम किया कि रिस्पोंडेंट ने रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में ये क्रूल्टी 2 ग्राउंड्स में क्लेम की। पहले कि रिस्पोंडेंट जो है वो मीन्स जो वाइफ जो है वो अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं कर पाई हैं, और सेकेंडली रिस्पोंडेंट ने एक क्रूल्टी की है मीन्स मिसबिहेवियर और टेम्परामेंट के आधार पे, मीन्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपीलेंट के फैमिली मेम्बर्स के साथ मिसबिहेव किया है और क्रूल्टी की है, उनको मानसिक यातना दी है। रिटर्न स्टेटमेंट दी और रिस्पोंडेंट वाइफ ने उन्होंने कहा कि अपीलेंट जो है वो खुद ही अनहैप्पी हैं शादी से जब पहले दिन से ही, और कभी उन्होंने मना नहीं किया कि वो कंपनी ज्वाइन करने के लिए और वो साथ रहना चाहती हैं। और क्योंकि अब अपीलेंट और जो मीन्स जो हस्बैंड और उनकी जो फैमिली मीन्स दोबारा से शादी करना चाहते हैं डाउरी के लिए, और इसलिए उन्होंने डाउरी मांगी है रिस्पोंडेंट से। जब मैट्रिमोनियल सूट की जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी 31 जुलाई 2006 को फैमिली कोर्ट ने एप्लीकेशन थी रिस्पोंडेंट की रिजेक्ट कर दी, जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस की मीन्स प्रेयर मांगी थी, उसको डिसमिस कर दिया वाइफ की, कि वो कहा कि रिस्पोंडेंट जो वाइफ है वो खुद ही एक डॉक्टर हैं और उनकी जो अर्निंग्स है वो अपीलेंट की तरह ही है, वो भी कमा रही हैं अपीलेंट और अपीलेंट्स के साथ। अब फिर सूट फॉर रेस्टिट्यूशन का जो कॉन्जुगल राइट्स का जो सूट फाइल किया था वो विड्रॉ कर लिया था अपीलेंट ने। और उसके बाद 2003 में रिस्पोंडेंट वाइफ ने एक याचिका दाखिल की थी 125 CRPC के तहत कि मेंटेनेंस की याचिका लगाई थी, जो कि डिसमिस हो गई थी 2013 में, कि इस ग्राउंड पे डिसमिस कर दी कि रिस्पोंडेंट जो है वो खुद अर्न कर रही हैं जितना अपीलेंट कर रहे हैं, तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। फिर उसके बाद 2004 में ही रिस्पोंडेंट ने क्रिमिनल केस लगा दिया था मेरिट में 498 का जो क्रूल्टी कास्ट टू मैरिड वुमन है इंडियन पिनल कोड के अंदर, 406 मीन्स जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन का। तो पेरेंट्स को अपीलेंट के अगेंस्ट में उनके जो पेरेंट्स और उनके जो भाई और जो बहन है सिबलिंग्स लिखा हुआ है, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट में डाल दिया था और कहा कि वो उनसे डाउरी मांगी गई है, और जो डाउरी आर्टिकल्स हैं उन्होंने रिटेंशन रख लिया, मीन्स अपने पास रख लिया मैरिटल होम में। नवंबर 2004 में FIR रजिस्टर्ड हुई थी अपीलेंट और फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट में, और उसके बाद सेशन कोर्ट ने कॉन्सलेशन का ऑर्डर पास किया, लेकिन अपीलेंट और रिस्पोंडेंट जो है 20 दिन तक साथ रहे। लेकिन 5 जुलाई 2005 को पुलिस ने आकर अपीलेंट के फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया, अपीलेंट और उनके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया, मीन्स उनकी जो मदर हैं, जो फादर हैं, सिस्टर एंड फादर सब्सिक्वेंटली उनको मीन्स अपीलेंट को अरेस्ट कर लिया और उनकी मदर को कर लिया और फादर को एंड सिस्टर लिखा है, एंड जो साथ में लिखा है सिस्टर एंड फादर को बेल सब्सिक्वेंटली बेल दे दी गई। अब यहाँ पर ब्रदर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, मैंने अगर कहीं बोला है तो ये एरर है, पहले अगर वीडियो में, क्योंकि रनिंग फॉर्म में वीडियो बन रहा है तो इसमें अगर बोला है तो एरर है, क्योंकि सिस्टर का मेंशन किया गया है यहाँ पे। और फैमिली कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर मैट्रिमोनियल केस का फाइल किया, मीन्स ऑर्डर दिया, और उसमें
डिग्री ऑफ डिवोर्स था अपीलेंट का, तो वो दे दी गई। और उसमें ये कहा गया डिग्री ऑफ डिवोर्स में कि रिस्पोंडेंट ने एक फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी वो अपीलेंट के अगेंस्ट लगाई थी। और अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने जो ऑर्डर आया था फैमिली कोर्ट का उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। मीनवाइल जो 2013 में मैट्रिमोनियल मजिस्ट्रेट है उन्होंने फादर, ब्रदर और सिस्टर को, यहाँ पर ब्रदर का जिक्र किया गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ ब्रदर का जिक्र किया है, फादर, ब्रदर और सिस्टर को सारे चार्जेस से मींस डिस्चार्ज कर दिया। और क्योंकि यह सिबलिंग्स लिखा था इसमें ब्रदर और सिस्टर दोनों आते हैं, तो इसमें फादर, ब्रदर और सिस्टर को डिस्चार्ज कर दिया जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने एप्लीकेशन लगाई फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस 498 के अंदर, एक चार्जेस के अंदर एक मींस चार्जेस फ्रेम किए जाएं ब्रदर और सिस्टर के अगेंस्ट भी, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी जो एप्लीकेशन थी रिजेक्ट कर दी, ऑर्डर दे दिया उसमें रिजेक्ट कर दी। और फिर 2017 में मजिस्ट्रेट साहब ने फाइनल ऑर्डर दे दिया जिसमें अपीलेंट और उनकी मदर को सबको बरी कर दिया, मींस अपीलेंट और उनके मदर को बरी कर दिया। अब रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर अपील फाइल कर दी सेशन कोर्ट में, उनके एक्विटल ऑर्डर को चैलेंज किया था। अब सेशन कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया एक्विटल ऑर्डर जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, मींस बरी भी कर दिया, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बरी कर दिया था, फिर सेशन कोर्ट ने भी जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको अपहेल्ड कर दिया 2023 में। अब जो इम्पीच्ड ऑर्डर पास हुआ था 2019 में, और जिसमें अब जो कि अगस्त 2019 में इम्पीच्ड ऑर्डर पास हुआ था, हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी अपील रिस्पोंडेंट की, मींस जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको चैलेंज किया था वाइफ ने। अब हाई कोर्ट ने जो अपील थी वाइफ की अलाउ कर दी, जिसमें डिवोर्स दिया गया था वो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो अब जो सेट असाइड हुआ तो जो डिग्री थी, जो पिटीशन थी वो खारिज हो गई, जो हस्बैंड की थी जो फैमिली कोर्ट ने दी थी उस पिटीशन को, जो उसमें डिवोर्स दिया था वो पिटीशन डिसमिस हो गई। हाई कोर्ट ने डिनाई किया कि कोई भी किसी प्रकार का इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज नहीं हुआ है, और क्योंकि पार्टीज जो हैं वो लिविंग सेपरेटली नहीं रह रही हैं, अपने फ्री विल से सेपरेटली नहीं रह रही हैं। तो ये यहाँ पर ये कहा हाई कोर्ट ने कि जो अपीलेंट है उन्होंने खुद मना कर दिया है वो रिस्पोंडेंट के साथ रहने के लिए, तो इसलिए उन्होंने उस जो वाइफ ने डेजर्टेड नहीं किया है। तो यहाँ पर अब अपीलेंट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने ऑर्डर हाई कोर्ट को चैलेंज किया। उसके बाद बताया कि जो रिस्पोंडेंट आफ्टरवर्ड्स अलेजिडली कि ये बताया कि रिस्पोंडेंट ने रेजिडेंस में गई और अनसेवरी इंक्वायरीज की नेबरहुड में, मींस पड़ोस में जो है वो मींस इंक्वायरीज की। फिर एक मिसिंग पर्संस कंप्लेंट भी फाइल कर दी, उसमें कहा कि अपीलेंट जो है हस्बैंड है वो मिसिंग है। और 7 अक्टूबर 2019 को रिस्पोंडेंट जो है मींस जो वाइफ है उनके वर्क प्लेस पे आई, जहाँ ओपीडी एरिया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ सो जगह बताइए, और यहाँ पर उन्होंने पुलिस पर्सन्स के साथ आई और डिस्टर्बेंस किया डिपार्टमेंट में। अपीलेंट को वार्निंग भी मिल गई हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कि कहा कि अपनी पर्सनल ग्रीवेंसेस अपने घर आउटसाइड द प्रीमिसेस में, जो हॉस्पिटल के प्रीमिसेस से बाहर रिजॉल्व करो। और पुलिस जो है वो डिपार्टमेंट में आती रही और इंक्वायरीज करती रही अपीलेंट के इन कनेक्शन विद द मिसिंग जो कंप्लेंट फाइल की थी रिस्पोंडेंट द्वारा। अब यहाँ पर दोनों पार्टीज को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि ये फिट केस बनता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जो शिल्पा शरेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन की थी, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है, ताकि कंप्लीट जस्टिस है वो पार्टीज को दिया जा सके। अगर कोई स्पाउस इसको अपोज भी कर रहा हो प्रेयर को, तो रेलिवेंट पोर्शन जो था पैराग्राफ 50 का वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया। इस केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये कन्विंस हैं कि जो मैरिज है वो फेल हो चुकी है कम्प्लीटली। कोई भी पार्टीज जो है पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो पार्टीज जो है वो साथ रहें, और एक फर्दर लीगल रिलेशनशिप करना आगे कंटिन्यू करना अनजस्टिफाइड होगा। अब यहाँ पर बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो अपनी मर्जी से जो है मतलब अपनी मर्जी से हार्डली 23 दिन तक रही थी मैरिज के बाद। फिर उसके बाद 20 दिन और रही जब सेशन कोर्ट में कॉन्सलेशन का ऑर्डर पास किया था। टोटल 43 डेज से ज़्यादा नहीं रहे हैं, और जो पीरियड ऑफ सेपरेशन जो है 22 साल तक का हो चुका है। और फर्दर जो पार्टीज को मीन्स साथ रखना ठीक मीन्स पॉसिबिलिटी नहीं है इनको साथ रखना, क्योंकि अब वो अर्ली 50s में आ चुके हैं। अब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ्स बना ली हैं, और पार्टीज ने मल्टीपल लीगल बैटल्स भी फाइल किए हैं सिंस 2002 से, और 6 केसेस फाइल किए थे अगेंस्ट ईच अदर, जिसमें क्रिमिनल केस भी थे। रिस्पोंडेंट ने एक क्रिमिनल केस भी फाइल किया था अपीलेंट और उनके फैमिली मेंबर्स में, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट हुई थी, और फिर इसके बाद डिस्चार्ज हो गए थे, एक्विटेड हो गए थे।
रिस्पोंडेंट ने क्लेम किया कि वो साथ रहना चाहती हैं और अपीलेंट के साथ कि ताकि वो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज पे बिलीव करती हैं, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि जो उनके जो एक्शन है वाइफ के वो कॉन्सोनेंस नहीं है उनकी क्लेम के साथ, उनके जो क्लेम के साथ जो एक्शंस हैं वो मैच नहीं करते हैं, कॉन्सोनेंस नहीं करते हैं। तो लॉन्ग पीरियड था 22 साल का, तो कोई किसी ने स्टॉप नहीं किया था कि वो अपने हस्बैंड के में अपीलेंट के साथ रहें। मेडिशन और काउंसलेशन जो प्रोसीडिंग्स थी वो फेल हो चुकी हैं और अपीलेंट ने दूसरी साइड ये कहा कि क्लेम जो था कि विलिंग है कि जो क्लेम जो कर रही है वाइफ की वो साथ रहना चाहती हैं, वो एक फॉल्सली प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि कोर्ट को गुमराह किया जा सके, प्रोसीडिंग्स को डिले किया जा सके और अपीलेंट को हरास किया जा सके। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इफेक्टिव कम्युलेशन जो एक्शंस को क्यूमुलेट किया जाए, साथ जोड़ा जाए दोनों पार्टीज के 22 साल के दौरान, तो मैरिज जो है वो एक डिमोलिशन, मैरिज जो है वो एक मैट्रिमोनियल बॉन्ड को डिमोलिश कर चुकी है जो कि अब रिपेयर नहीं किया जा सकता है। मैरिज जो है अब सीज टू एग्जिस्ट, वो जो मैरिज जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, सब्सटेंस और रियलिटी में कहीं भी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। रिलेशन जो है वो काफ़ी खटास आ चुकी है क्योंकि फैमिलीज और द पार्टीज जो है वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट में मीन्स उनकी भी राइवलरीज आ गई हैं। और रिस्पोंडेंट का जो एक्ट था उन्होंने एक मिसिंग कंप्लेंट भी दाखिल की थी अपीलेंट के अगेंस्ट में। जब इम्पीच्ड ऑर्डर डिलीवर हुआ था तो वो भी एक इंडिकेशन करता है कि एक प्रकार के खराब मीन्स जो खराब रिलेशन हो चुके हैं, पार्टीज के बिटर रिलेशंस हो चुके हैं और लॉन्ग सेपरेशन पीरियड 22 साल का और कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है मैरिज की बिटवीन द पार्टीज और 100 रिलेशन इस तरह से हो चुके हैं। अब क्योंकि लीगल बैटल्स कंटिन्यू हुई थी तो अब ये कोर्ट का ये केस बनता है कि ये फिट केस बनता है कि वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इन्वोक करे, मीन्स एक्सरसाइज करे, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को 142 संविधान के अंदर दी गई है। राजीव कुमार रॉय और सुष्मिता साहा का जो केस था यहाँ पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को पावर थी अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसमें मैरिज थी पार्टीज की जो कि 12 साल से सेपरेट रह रहे थे। उनके 9, 10 और 11 पैराग्राफ को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है। उसके कंटेंट्स में आप नहीं जाते इस क्योंकि वीडियो के काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस लाइट एंड जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रेजेंट केस को देखते हुए जो पावर्स कन्फर्ड की गई है अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के तहत और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पर डिस्कस किए, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम डिग्री ऑफ डिवोर्स देते हैं क्योंकि एक इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुकी है, क्योंकि जो पार्टीज जो हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं और मेडिकल डॉक्टर्स हैं और सफिशिएंट और इक्वल इन अर्निंग्स है इसमें। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम इंक्लाइंड नहीं है कि ऐसे में किसी प्रकार की परमानेंट एलिमोनी दे और जजमेंट जो हाई कोर्ट की थी उसको सेटिसाइड कर दिया और मैरिज जो थी वो डिसॉल्व कर दी। कोर्ट ने अपनी एक्सरसाइज की पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर और ये प्रेजेंट अपील थी उसको अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।